14 महीने के इस बच्चे का पेट खराब है, लगातार दस्त, चिड़चिड़ा और कमजोर, शरीर का पानी सूख जाने से निढाल, छोटा सा दूर दराज का गांव, अस्पताल दूर, बच्चे की हालत गंभीर। लेकिन बात बिगड़ी नहीं। आधा लीटर पानी में 1 चुटकी नमक और 1 मुट्ठी चीनी, ये वो घोल जिसे पीने से बच्चा बच जाएगा। ये मामूली सा मीठा नमकीन पानी उसे बचा लेगा। पानी जीवन है। शरीर का 75% हिस्सा पानी। अगर ये पानी सूख जाए तो शरीर का निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन जानलेवा है। आज ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी ORT की खोज की कहानी, एक ऐसी खोज जो अनगिनत जाने बचाती आई है। ये उस एक आधे की कहानी जो अपने आप में पूरी संजीवनी। ORT की सबसे बड़ी खूबी उसकी सरलता, लेकिन उसके विकास की कहानी उलझी हुई। गंगा किनारे कोलकाता। हैजा फैल गया, हजारों मौतें, और फिर देशों की सीमाओं और समुंदरों को लांघती ये महामारी फैलती चली गई। सिर्फ 6 वर्षों में 1817 से 1823 के बीच कोलकाता से दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, फिर अरबी देशों से होती हुई रूस तक हजारों लाखों लोग खत्म। इतिहास में दर्ज है कि इसी तरह हैजा बार बार सिर उठा लोगों को खत्म करता रहा। उल्टियों और दस्त से शरीर का पानी सूख जाता। वो इतनी तेजी से इतनी बड़ी आबादी में फैलता कि कोई कुछ नहीं कर पाता। समय के साथ समझ आने लगा कि हैजा खतरनाक इसलिए क्योंकि वो शरीर का पानी सुखा देता है। शरीर लवणभीक होता है और सारे क्रियाकलाप ठप। समय के साथ दुनिया भर के डॉक्टरों ने निर्जलीकरण के मामलों में ये इलाज पद्धति अपना ली। वो मरीज को अस्पताल में भर्ती कर खाना पीना बंद कर देते, नस के रास्ते सलाइन, नमक का घोल चढ़ाते, कुछ मामलों में खून भी। फिर भी ज्यादातर मरीज खत्म हो जाते। दस्त और निर्जलीकरण जाने लेता रहा। इजिप्ट, मिस्र, उल्टियों और दस्त से कोई 30,000 लोग बीमार। एक बार फिर हैजा फैला था। 20,000 रोगी मर चुके थे। यही थे दस्त और निर्जलीकरण विशेषज्ञ डॉक्टर रॉबर्ट फिलिप्स। मुश्किल समय था। ऐसे में अमेरिकी डॉक्टर फिलिप्स ने किया एक प्रयोग। 40 बहुत बीमार मरीजों को अलग किया और इस बार सिर्फ नमक का घोल नस से चढ़ाने की जगह घोल में जोड़ दिया ग्लूकोज भी।
उनकी कोशिश थी घोल को इंसानी खून के मुकाबले थोड़ा गाढ़ापन देना। असर हैरान करने वाला था। ये घोल मरीजों के शरीर में पहुंचते ही उनकी हालत तेजी से सुधरने लगी। ये वो मरीज थे जिनका मरना लगभग निश्चित था। इस बार 40 में से सिर्फ 3 की मौत हुई। ये मृत्यु दर बहुत कम थी। दस्त के रोगियों को नमक के साथ ग्लूकोज देने से फायदा होता है, बात समझ आ गई। ये एक बड़ा कदम था। फिर भी 1970 के दशक में भी 5 साल से कम उम्र के 50 लाख बच्चे खत्म होते रहे। दुनिया भर में दस्त और निर्जलीकरण का प्रकोप बना रहा। अधिकांश मौतें विकासशील और गरीब देशों में। 5 साल से कम उम्र के ना जाने कितने बच्चे अस्पताल के रास्ते में ही दम तोड़ते थे, कुछ अस्पताल में भी। दुनिया भर के डॉक्टर समझने लगे थे कि सुई से ये घोल चढ़ाना महंगा था, हमेशा संभव भी नहीं था। ज़रूरी था कोई आसान सस्ता तरीका ढूंढ निकालना। काम चलता रहा। क्या निर्जलीकरण की रोकथाम संभव है? क्या रोगियों को ये घोल पिलाया जा सकता है? ये बात भी उठती रही। वर्ष 1971 में पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच मुठभेड़ के बाद जन्मा बांग्लादेश। कुछ ही महीनों में आ गई बरसात। गांव के गांव बाढ़ में डूबने लगे। कोई 1 करोड़ की आबादी बेघर। हर तरफ तबाही। लोग जान बचाकर सीमा से सटे भारत की ओर भागने लगे। पश्चिम बंगाल में शरणार्थी उमड़ पड़े, कोई 90 लाख। अजब भीड़ और गंदगी के बीच फैल गया हैजा। अधमरे भूखे शरणार्थी बीमार, उल्टियां और दस्त शरीर का पानी सुखा देते। जब तक डॉक्टरी मदद उन तक पहुंचती, बहुत देर हो चुकी होती। अजब पैमाने की त्रासदी, हजारों मर रहे थे। शरणार्थी शिविरों में नस के रास्ते ग्लूकोज और सलाइन चढ़ाना असंभव था। बीमारों की दवा और देखरेख भी असंभव। ना साधन थे, ना सुविधाएं। इसी समय कोलकाता के हॉपकिंस सेंटर फॉर मेडिकल रिसर्च एंड ट्रेनिंग में काम कर रहे थे डॉक्टर दिलीप महालनबिस। डॉक्टर महालनबिस दस्त और निर्जलीकरण पर शोध का काम छोड़ पहुंच गए शरणार्थी शिविर में। उस भयानक अनुभव की याद आज भी ताजा। First day of their experience was just a horror story. So all these patients are coming, they're severely dehydrated. We took all our these IV bags of saline. The facilities are like a few stands to hang the IV bottles. On the floor, the patients drag their arms, give the IVs, and get them out of shock. So this is what was happening. And our stock was disappearing very fast. मल और उल्टी की गंदगी के बीच जमीन पर पड़े हजारों अधमरे शरणार्थी। सलाइन चढ़ाने के कुछ स्टैंड, तेजी से खत्म होते साधन।
एक दो दिन में ही डॉक्टर महालनबिस के दल ने जान लिया कि ये कोशिश बेकार थी। शरणार्थी शिविर की बद से बदतर होती परिस्थिति में मानो कुछ भी करना संभव नहीं था। Options are only two: run away. Option 2 is do something which at least may be able to save a large number of lives. सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागने की जगह इस दल ने कुछ करने की ठानी। पहुंचे कोलकाता के बड़ा बाजार, वहां से खरीदा बड़े बड़े बोरों में ग्लूकोज, साथ में अच्छी किस्म का सोडियम क्लोराइड, नमक और सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा भी। सोडा निर्जलीकरण के कारण बने एसिड अम्ल को खत्म न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर अपने शोध संस्थान के ही एक कमरे में किया ये काम। तराजू पर तोल तोल कर ग्लूकोज, नमक और सोडे के एक विशेष अनुपात में बनाए पैकेट। आपातकालीन हालात में हो रहा था ये प्रयोग। क्या ये मिश्रण सूखे हुए शरीरों को एक नया जीवन दे पाएगा? ग्लूकोज, नमक और सोडा, इन पैकेट्स के साथ दल वापस निकल पड़ा शरणार्थी शिविर की ओर। अब नल वाली बाल्टियों में 16 लीटर साफ पानी और इस मिश्रण का घोल बनाया गया। हर दिन हजारों लीटर। जिन मरीजों को खून और सलाइन चढ़ाने की जरूरत थी, उन्हें नमक और चीनी का ये घोल पिलाया गया। न पर्याप्त डॉक्टर, न ही नर्सें, रोगियों के रिश्तेदारों ने ही किया ये काम। We expected that it is useful, but we didn't think that it will work so well under that sort of situation. आपातकालीन परिस्थितियों में हजारों अधमरे मरीजों ने नमक चीनी का ये घोल पिया। न पर्याप्त डॉक्टर, न नर्सें, पर नतीजा कल्पना के परे। पहले जिन 3000 बहुत बीमार मरीजों में से 900 खत्म हो जाते, वहां सिर्फ 90 जाने ही गए। मृत्यु दर 30% से घटकर 3%। यही था ORT का जन्म, उसकी पहली जांच। मृत्यु, गंदगी, संक्रमण के बीच साबित हुई दो बड़ी बातें। ORT काम करता है और आम आदमी खुद उसका प्रयोग कर सकता है, बिना डॉक्टर या अस्पताल के, घर पर ही। बांग्लादेश ने की एक पहल, छेड़ दी इस सस्ते और साधारण घोल की जानकारी फैलाने की एक जबरदस्त मुहिम। गांव-गांव, शहर-शहर में परिवारों को घर पर ही नमक और चीनी या गुड़ के साथ एक आधा का ये घोल बनाना और इस्तेमाल करना सिखाया जाने लगा। अब बदल गया था दस्त और निर्जलीकरण के प्रति रवैया। दस्त शुरू होते ही ये नमकीन मीठा घोल पिलाना शुरू करो। बच्चे को हल्का खाना पीना देते रहो। जल्द ही पता चल गया कि ऐसा करने से दस्त होने पर भी शरीर में पानी बना रहता। बांग्लादेश की ही तरह बहुत से विकासशील देशों ने अपना लिया ये मंत्र। असर कमाल का था। निर्जलीकरण के मामले कम हो गए। हर साल कोई 10 लाख बच्चों की जान बचने लगी। ये खोज इतनी अद्भुत थी कि किसी ने इसे मिरेकल, करिश्मे का नाम दिया, तो किसी ने चिकित्सा जगत के लिए शताब्दी की सबसे बड़ी खोज की उपाधि। लेकिन क्यों जानलेवा है दस्त और निर्जलीकरण? पानी जीवन है। हमारे शरीर का लगभग 3/4 हिस्सा पानी।
हमारे मस्तिष्क का कोई 75% हिस्सा पानी, लंग्स फेफड़ों में तो 90% और हृदय भी 75% पानी ही। शरीर को पोषण पहुंचाने वाले और दूषित सामग्री बाहर ले जाने वाले रक्त में 83% पानी, हमारी मांसपेशियों का भी 3/4 भाग पानी। सच तो यह है कि हमारे हर अंग के सुचारू काम के लिए शरीर में पानी का संतुलन बने रहना जरूरी। तो कहां और कैसे मिलता है शरीर के अंदर पानी? अगर ये ग्लास हमारा शरीर और गोलियां कोशिकाएं, तो ज्यादातर पानी तो शरीर की कोशिकाओं के अंदर इंट्रासेल्युलर, बाकी पानी एक्स्ट्रा सेल्युलर, कोशिकाओं के बाहर, उनके बीच की जगह और रक्त वाहिकाओं में भी। शरीर में पानी का चक्र लगातार चलता रहता है। कोशिकाओं के अंदर बाहर, रक्त के अंदर बाहर, शरीर के अंदर बाहर। एक स्वस्थ शरीर में पानी की मात्रा बनी रहनी चाहिए। दस्त होने पर शरीर पानी इतनी तेजी से खोता है कि सारी व्यवस्था गड़बड़। डॉक्टरों ने पाया कि दस्त के मरीज को अगर सिर्फ पानी पिलाया जाए तो उल्टा असर होगा। दस्त और बढ़ जाएंगे, शरीर और सूख जाएगा। इसीलिए है ORT में एक चुटकी नमक, सोडियम का महत्व। शरीर के अंदरूनी जलचक्र में छोटी आंतड़ियों, स्मॉल इंटेस्टाइन्स की बड़ी भूमिका। उनकी कोशिकाएं लगातार नमक और पानी छोड़ती हैं और दोबारा सोख लेती हैं। इस प्रक्रिया से सभी अंगों की कोशिकाओं के अंदर और बाहर पानी और लवण का स्तर बना रहता है। ग्लास में पानी, कुछ बूंद रंग, बलों का खेल शुरू। रंग के कण पानी में फैल रहे हैं। पानी का रंग एक सार हो रहा है। ये गतिविधि तब तक चलेगी जब तक सब तरफ पानी में रंग बराबर नहीं हो जाएगा। लेकिन क्या हो अगर बीकर में आ जाए कुछ ऐसा जो है अर्ध पारगम्य, सेमी परमिएबल। अब पानी तो इधर उधर जा सकता है, लेकिन कण नहीं। इस बार ज्यादा कण वाली तरफ आएगा पानी। ऐसा तब तक जब तक झिल्ली के दोनों तरफ कणों का अनुपात बराबर ना हो जाए। यही तथ्य जुड़ा है ORT के घोल से। शरीर के अंदर हर कोशिका के चारों तरफ ऐसी ही अर्धपारगम्य, सेमी परमिएबल झिल्ली। ऐसे में सोडियम का स्तर ही तय करता है कि पानी कहां जाएगा, कोशिका के अंदर या उसके बाहर। अगर कोशिका के अंदर बाहर की तुलना में नमक कम है तो पानी जाएगा उसके बाहर। लेकिन अगर कोशिका के अंदर नमक ज्यादा है तो पानी उसके अंदर आएगा। दस्त या उल्टियां होते हैं तो शरीर पानी और लवण तेजी से खोता है। अंतड़ियों में वो इतनी देर रुकते ही नहीं कि जब्त हो पाए। ऐसे में कोशिकाओं में सोडियम कम हो जाता है। कोशिकाओं का पानी रक्त में आने लगता है, वो सिकुड़ने लगती हैं, काम गड़बड़ाता है। शरीर में पानी और सूखता है तो रक्त भी गाढ़ा हो जाता है। अब हृदय को रक्त को पंप करने के लिए और भी ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। पानी सूखने पर मरीज की धड़कनें तेज लेकिन कमजोर। मस्तिष्क में कम पानी से सोचने समझने की क्षमता कम। त्वचा सूख जाती है, झुर्रियां पकड़ो तो खड़ी रह जाए। एक एक करके अंग जवाब दे देते हैं। मरीज गहरी बेहोशी में जा सकता है या मृत्यु। एक चुटकी नमक, एक मुट्ठी चीनी या गुड़ या फिर शक्कर और आधा लीटर पानी।
कैसे काम करता है ये एक एक आधा। जैसे ही ये घोल अंतड़ियों में पहुंचता है